चलिए एक बार पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक को लेकर आया हूँ और टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रोचक भी है। बच्चों को काफ़ी उबाऊ लगता है, इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था समझना काफ़ी उबाऊ लगता है। वास्तविकता ऐसा है नहीं, बस उसको समझना है, हमारा अवधारणा क्लियर होना चाहिए। हम लोग पढ़ते हैं, पंचवर्षीय योजना में भी पढ़ते होंगे कि 5-5 वर्षों के लिए लक्ष्य बनाया जाता था सरकार के द्वारा कि इस 5 वर्ष में किसके ऊपर काम करना है। जैसे याद होगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी और बेरोजगारी को लेकर लक्ष्य बनाया गया कि गरीबी को कम करेंगे। तो सबसे पहले हम गरीबी को समझ लें, फिर कौन कौन सी समितियां लाई गई जिसके आधार पर तय करते हैं कि ये व्यक्ति गरीब है या कोई व्यक्ति गरीब नहीं है। चलिए आज हम अपने टॉपिक को देखते हैं, जो इकोनॉमिक्स का फेवरेट टॉपिक है, गरीबी और निर्धनता। गरीबी या निर्धनता एक ही है। तो गरीबी भारत की एक सामाजिक समस्या है जिसके अंतर्गत समाज का कोई भी वर्ग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र, आवास को पूरा नहीं कर पाता है, वही व्यक्ति गरीब है। सिंपल सा चीज है, गरीबी समाज की एक समस्या है। कोई भी व्यक्ति जो हमारी मौलिक आवश्यकता है, भोजन, वस्त्र और आवास, इसकी पूर्ति नहीं कर पाता है, वही व्यक्ति गरीब है। अब हम लोग देखेंगे गरीबी का मापन, कि गरीबी को कैसे मापते हैं। तो देखेंगे जितने भी देश हैं, कुछ विकसित कंट्री है और कुछ विकासशील कंट्री है। विकसित कंट्री में गरीबी का मापदंड थोड़ा सा अलग है और विकासशील कंट्री अपने भारत देश में गरीबी का मापन अलग है। तो हम देखेंगे कि गरीबी का मापन किस आधार पर होता है। गरीबी, इसको 2 भाग में बांटा गया गरीबी का मापन। एक सापेक्ष गरीबी, आप देखेंगे विकसित कंट्रियों में अपनाया जाता है सापेक्ष गरीबी को, और अपने भारत देश और विकासशील कंट्री में निरपेक्ष निर्धनता को अपनाया गया है। सापेक्ष गरीबी क्या है? यह तय करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। मतलब कुछ लोग अमीर हैं तो बहुत अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, तो इस आय वर्गों के बीच कितनी विषमताएं हैं, इसको तय करता है ये अंतर, बड़े और छोटे लोगों के बीच का अंतर। तो विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है, ये है सापेक्ष गरीबी, और इसका इस्तेमाल विकसित कंट्रियों में किया जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि गरीबी का मापन 2 आधार पर, मतलब सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी, निरपेक्ष निर्धनता। तो सापेक्ष निर्धनता का इस्तेमाल कहाँ होता है? विकसित कंट्रियों के लिए, कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमताएं हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं निरपेक्ष निर्धनता में। निरपेक्ष निर्धनता को निकालते हैं, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर निर्धनता का निर्धारण किया जाता है। यह व्यक्ति परक अध्ययन है, व्यक्ति विशेष का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, आप देखेंगे योजना आयोग के द्वारा समय समय पर कई जगह देखेंगे पंचवर्षीय योजना में कि कैलोरी को आधार माना गया, जो समितियां बनाई गई उसमें कैलोरी को आधार माना गया है, कि गरीबी का निर्धारण कैलोरी के आधार पर किया गया। कई जगह देखेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर, कई जगह देखेंगे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग का आधार माना गया। तो चलिए आज समझते हैं 1971 ईस्वी में रथ डांडेकर समिति लाया गया था। तो योजना आयोग के द्वारा, याद होगा 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी की सरकार थी उस वक्त। इंदिरा गांधी के पास, प्रधानमंत्री के पास एक नहीं अनेकों समस्याएं थी, फिर भी देश के विकास के लिए कि पहले गरीबी का निर्धारण हम लोग कर लें, इसके लिए एक समिति बनाई गई। और आप जानते हैं कि योजना आयोग के क्रियान्वयन के लिए जो था एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद बना था 6 अगस्त 1952 को। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो होता है उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो इनका काम था कि गरीबी के निर्धारण के लिए एक समिति बनवाना। तो योजना आयोग के द्वारा, ठीक है, एक समिति का निर्माण करवाया गया उस वक्त। तो 1971 ईस्वी में रथ डांडेकर समिति लाया गया, और गरीबी के निर्धारण के लिए, मापन के लिए कि कैसे तय करें कि कोई व्यक्ति गरीब है या कोई व्यक्ति गरीबी सीमा से ऊपर है। तो इसके लिए एक समिति बनी
जिसका नाम है रथ डांडेकर समिति 1971 में इंदिरा गांधी के समय में। अब इसमें निर्धारित किया गया कि 2250 कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, जिस व्यक्ति को 2250 कैलोरी ऊर्जा मिल पाता है या उससे अधिक, वो तो मतलब गरीबी से ऊपर है, वो गरीबी में नहीं आता है। और जिस व्यक्ति को 2250 कैलोरी ऊर्जा नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो वो गरीब है। अब आप देखेंगे जो गांव के लोग हैं सूखी रोटी और सब्जी खाते हैं, ठीक है, तो उसको कहाँ से 2250 कैलोरी ऊर्जा मिलेगा? उसके लिए फ्रूट चाहिए, हरा साग सब्जी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए कैलोरी को आधार माना गया। जो ऊंचे लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको 2250 कैलोरी ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगा, तो मतलब वो गरीबी रेखा से ऊपर है। कहते हैं बीपीएल में कोई व्यक्ति है या नहीं, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे। तो इसके निर्धारण के लिए तो पहले रथ डांडेकर समिति आई, इसमें आधार 2250 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को आधार माना गया। उसके बाद रथ डांडेकर समिति की समीक्षा के लिए एक दूसरी टीम गठित हुई, वाई.के. अलद समिति। 1977-78 में वाई.के. अलद समिति आई इसकी समीक्षा के लिए कि पहले जो समिति बनाई गई उसमें और क्या सुधार की आवश्यकता है। तो समीक्षा के लिए 77-78 में वाई.के. अलद समिति आई। अब ये समिति जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें जो आया कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो मेहनत अधिक करते हैं, इसीलिए उनको अधिक कैलोरी ऊर्जा चाहिए। और शहरी क्षेत्र में जो दफ्तर में जाते हैं लोग, तो फिजिकली रूप से उतना एनर्जी उनका नहीं जाता है, तो उनको कम मतलब क्या कैलोरी ऊर्जा चाहिए। तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा सुधार किया गया समीक्षा के बाद वाई.के. अलद समिति 77-78 में। तो इसमें देखेंगे 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए और 2100 कैलोरी ये शहरी क्षेत्र वालों के लिए निर्धारित किया गया। इसके बाद देखेंगे फिर 1989 ईस्वी में फिर से एक समिति का गठन किया गया योजना आयोग के द्वारा, और ये समिति था लकड़ावाला समिति। आप देखेंगे तीसरी समिति यहाँ पर लिखा हुआ है 1989 ईस्वी में लकड़ावाला समिति। इसका आधार बना था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर 1989 ईस्वी में तीसरी समिति वाई.के. अलद समिति के बाद आई, ठीक है। और योजना आयोग ने इसको खारिज कर दिया, तो ये कट गया योजना आयोग, ठीक है, इसको एक्सेप्ट नहीं की। पर आप क्रम से याद रखें कि ये समिति आई थी गरीबी के निर्धारण के लिए, ठीक है। इसके बाद मुख्य रूप से दो समिति का नाम आपको याद रखना है जो हर एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देखिए गरीबी के निर्धारण के लिए तेंदुलकर समिति 2008 से 9 में आई। सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई 2008-9 में। तो उसमें देखेंगे निर्धारित किया गया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने रुपयों का उपभोग अपने ऊपर करते हैं, कितना रुपया अपने ऊपर खर्च करते हैं, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना रुपया का उपभोग किया जाता है। तो इसके आधार पर तय किया गया। तो तेंदुलकर समिति 2008 से 9 में आई। इसमें निर्धारित किया गया शहरी क्षेत्र के लिए 33 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग, शहरी क्षेत्र के लिए 33 रुपया और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 27 रुपया। तो निर्धारित किया गया तेंदुलकर समिति 2008-9 में कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितने रुपयों का उपभोग करते हैं, कितना रुपया अपने ऊपर खर्च करते हैं, उसके आधार पर तय किया गया। तो ये राशि 33 और 27 रुपये थे। उसके बाद अंत में आप देखेंगे 2012-13 में गरीबी के निर्धारण के लिए रंगराजन समिति आई, और रंगराजन समिति में जो आंकड़ा आया ग्रामीण क्षेत्र के लिए 32 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए 47 रुपये निर्धारित किए गए। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति इतने रुपयों का उपभोग यदि अपने ऊपर कर पाते हैं, इतना रुपया अपने ऊपर खर्च कर पाते हैं,
तो वो गरीबी की सीमा से ऊपर है। ठीक है, तो ये गरीबी के निर्धारण के लिए गरीबी क्या है, ठीक है, और अलग अलग समितियां योजना आयोग के द्वारा लाया गया समय समय पर, जिसमें गरीबी के निर्धारण के लिए ये मापदंड कि बीपीएल में कोई व्यक्ति है या बीपीएल में कोई व्यक्ति नहीं है, उसका आधार समय समय पर यही रहा है, समिति के आधार पर। और तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति खास करके अधिक पूछा जाता है, तो इसको निश्चित तौर पर याद रखिए। आगे का हमारा प्लान होगा कि गरीबी और बेरोजगारी को लेकर सरकार के द्वारा कई योजनाएं लाई गई और उस योजना से भी क्वेश्चन आता है अर्थव्यवस्था को लेकर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि उस योजना को लेकर आऊं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।